जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आप सभी सैनिकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जुड़िए, जल्दी से जुड़िए दोस्तों। हम आज शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों से हमने वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए साइंस का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो दोस्तों अब मैं लेकर आ गया हूं। आज का सेट नंबर 1 होगा। इसमें टोटल प्रश्न मिलेंगे कितने? तो 15 प्रश्न होंगे दोस्तों। 15 प्रश्न पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। 15 प्रश्न बहुत डिटेल तरीके से हम इस पर गहन अध्ययन करेंगे दोस्तों। जो लोग अभी साइंस नहीं पढ़े हैं वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, अच्छे से अपने रिवाइज कर सकते हैं, अच्छा से अपनी तैयारी यहीं से कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़े हैं तब पर भी। तो चलिए, हम ज़्यादा बातें, बकवास की बातें तो नहीं करेंगे। हम ज़्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे अपने कंटेंट पर। हमें जो चीज़ आपको बताना है इस पर हम ज़्यादा बात करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों 15 प्रश्न होंगे। 15 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न बना पाए अपने मन से, आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, चलिए पीडीएफ के लिए हम बता दें पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है? पीडीएफ के लिए आपको करना है क्या? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दिया हूँ। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि इमली में प्राकृतिक रूप से मौजूद अम्ल होता है। मेरे दोस्तों, इमली एक ऐसा शब्द है जिसका नाम आते ही मुंह में पानी आ जाती है। तो इमली जो है इसमें प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल इसे मौजूद रहता है? बताइए, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर देते रहेंगे। मेरे दोस्तों, इमली जो होता है, इमली में प्राकृतिक रूप से टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका जवाब होगा सर टार्टरिक अम्ल होता है। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात थम्स अप कर दीजिए, क्या यह राइट है? आप लोगों का यही आंसर आया है। चलिए, हम कुछ अम्लों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने कुछ यहाँ पर अम्ल ले रखा है। देखिए, यहाँ पर कुछ अम्ल हमने लिया है। जैसे देखिए, एसिटिक अम्ल। एसिटिक जो अम्ल है किससे प्राप्त होता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका, जिसको विनेगर कहते हैं, सिरका से प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। यानी सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? एसिटिक अम्ल। अमीनो अम्ल किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन से, क्योंकि आप जानते हैं 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो अमीनो अम्ल का स्रोत क्या है? प्रोटीन है। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल जो होता है ये किस में प्राप्त होता है? तो लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, फार्मिक अम्ल किस में होता है? तो जो लाल चींटियां होती हैं, मधुमक्खी का डंक जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्त, चलिए। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोलते हैं, HCl। ठीक है, HCl ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मनुष्य के उदर यानी पेट में। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलिए आगे। ग्लूमेटिक अम्ल ये जो होता है, ग्लू से आप लोग याद रखिएगा, ग्लू मतलब गेहूं। ठीक है, ग्लूमेटिक अम्ल किस में होता है? तो गेहूं में होता है। टार्टरिक अभी भी हमने आपको बताया, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल होता है। मैलिक अम्ल किस में होता है? तो कच्चे फल, सेब इत्यादि में क्या होते हैं? मैलिक अम्ल होता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा सेब में मैलिक अम्ल होता है। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, आप सेब को जब काटेंगे तो कुछ समय जब छोड़ देते हैं तो उसको देखते हैं भूरा भूरा रंग हो जाता है, मैला हो जाता है। क्या हो जाता है? उस सेब को काटने पर मैला हो जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। अब आप लोग ये जरा बताइए कमेंट करके कि जब सेब को काट के छोड़ते हैं तो भूरा रंग किसके वजह से होता है?
आप लोग कमेंट करके बताइए भूरा रंग किसकी वजह से हो जाता है। अगला है, आगे याद रखेंगे कि लैक्टिक अम्ल दोस्त किस में होता है, दूध में। जहाँ कहीं भी लैक्टिक शब्द अगर आ जाता है तो आप याद रखिएगा वह दूध से संबंधित है, दूध दही से संबंधित आ जाता है लैक्टिक, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। बेंजोइक अम्ल दोस्तों, बेंजोइक अम्ल क्या होता है, हरी घास होती हैं, साग सब्जी, साग जो होता है उसमें होता है, पत्तियों में होती है बेंजोइक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल ये सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक अम्ल। आपने सोडा वाटर पिया है, आपने सोडा पिए होंगे आप लोग, और पेप्सी भी आप लोगों ने पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हैं तो गर्मी के मौसम में, तो कोल्ड ड्रिंक में भी कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों। साइट्रिक अम्ल की बात किया जाए, साइट्रिक अम्ल, ये जो साइट्रिक अम्ल है दोस्त ये किस में होता है, तो नींबू एवं नारंगी में। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। ये सब अम्ल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने ये है, चलिए आंसर दीजिए इसका, क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। जल्दी से आप लोग दोस्तों कमेंट में आंसर बताते रहें। जो जितना भी चीज़ आप प्रश्न के बारे में जानते हैं आप लोग उसको लिखते रहें, अपना आंसर देते रहें, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए भाई, आपके सामने ये क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है मेरे दोस्तों। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, जल्दी से बताइए। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो तीसरा जो ऑप्शन होगा दोस्तों यह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों, बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डीएनए का पहला अवलोकन कौन किया था, जरा आप लोग बताएंगे। डीएनए का पहला अवलोकन करने वाला कौन था वैज्ञानिक, तो उसका नाम याद रखिएगा कार्ल्सबर्ग कह सकते हैं, कार्ल्सबर्ग, ठीक है। डीएनए का पहला अवलोकन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, कार्ल्सबर्ग है, ठीक है दोस्तों। डीएनए का जो मॉडल दिया गया है डीएनए का, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ऐसे होता है दोस्तों डीएनए, आप लोगों ने जब देखा होगा तो ऐसे देखा होगा, ठीक है। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसको किसने दिया था, वाटसन और क्रिक। कौन कौन वैज्ञानिक हैं, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक, ठीक है दोस्तों। बोलिए, डीएनए की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, या गुणसूत्र का सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, जीन होती है, इसको आप लोग भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो डीएनए होता है, डीएनए की एक फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 होते हैं। इसमें 10 ऐसे छोटे छोटे पाई होते हैं। इसमें एटीजीसी होता है, क्या होता है, एटीजीसी, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलें हम लोग, बोलिए आगे चला जाए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इसका उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों, इसमें कहा गया कि पोलियो किसके कारण होता है मेरे दोस्तों, पोलियो किसके कारण होता है, बताइए। सभी लोग उत्तर दीजिए दोस्तों, सब लोगों का उत्तर का मैं इंतजार कर रहा हूं। बताइए पोलियो किसके कारण होता है। पोलियो जो है दोस्तों यह किसके कारण होता है, बताइए। पोलियो किसके कारण होता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग बताएंगे पोलियो किसके कारण होता है। तो देखिए याद रखिएगा, आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, विषाणु किसकी वजह से होता है पोलियो, विषाणु की वजह से होता है दोस्तों। विषाणु क्या हो जाएगा इसमें, बोलिए विषाणु क्या होता है, विषाणु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, विषाणु को क्या कहा जाता है, वायरस, ठीक है, वायरस, माफ कीजिएगा वायरस, ठीक है। वायरस यानी विषाणु की वजह से पोलियो होता है, ठीक है दोस्तों। पोलियो किससे होता है, तो
विषाणु यानी वायरस की वजह से विषाणु होती है। बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों विषाणु यानी वायरस से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग। ठीक है, वायरस से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग, जैसे आपके सामने यहाँ पर दिया गया है वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग। देखिए इसका ट्रिक हमने बनाया है। ट्रिक क्या है दोस्तों? इसका ट्रिक है एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। क्या है दोस्तों ट्रिक? एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। 10 बार बोल देंगे दोस्तों, आप लोगों को याद हो जाएगा। क्या है ट्रिक? एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। ए से हो जाएगा दोस्तों एड्स। एड्स एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस से होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है। एड्स का वायरस का क्या नाम है? HIV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमनो इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये होता है इसका फुल फॉर्म। बात क्लियर है? एड्स की जांच क्या कहलाता है? एलिसा जांच किससे संबंधित है? तो एड्स से होता है। ठीक है, बात क्लियर है दोस्तों? एड्स जब होता है, जो HIV होता है वायरस, जो HIV वायरस होता है किसको प्रभावित करता है? WC को प्रभावित करता है। बात क्लियर है? WC की अगर अंदर बात करेंगे किस सेल को प्रभावित करता है? जो WC में एक सेल होता है T सेल। कौन सा सेल होता है? T सेल। ये T सेल जो है दोस्तों, ये रक्षक सेल होता है। इसी को ये प्रभावित करता है, इसी को ये क्या करता है? प्रभावित करता है, जिससे इसका जो क्षमता होती है ख़त्म हो जाती है। बात क्लियर है? आइए, डे से होता है डेंगू। डेंगू जो होता है दोस्तों, डेंगू एंडिस मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो डेंगू भी विषाणुओं के द्वारा फैलता है। पो से हो जाएगा पोलियो। पोलियो तो अभी क्वेश्चन ही था, पोलियो विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, बताइए पोलियो जो होता है दोस्तों एंट्रो वायरस इससे होता है। ठीक है, एंट्रो वायरस किससे होता है? किस वायरस से होता है? उस वायरस का नाम क्या है? तो इंट्रो वायरस से पोलियो होता है। इसमें क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो प्रभावित में क्या होता है? लसिका जो होता है वह प्रभावित हो जाती है। पोलियो के टीका का खोज कौन किया था? तो जॉन साल्क ने किया था। सब पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कॉपी में। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क ने किया था। जॉन साल्क, जॉन यहाँ पर मैं भी लिख दे रहा हूँ, जॉन साल्क। ठीक है दोस्तों, जॉन साल्क ने पोलियो को टीका का खोज किया था। और भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पोलियो मुक्त है दोस्तों। कब हुआ था पोलियो मुक्त? तो याद रखेंगे 2014 में। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था दोस्तों? तो 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया था। इसमें कोई दिक्कत है? बताइए। पोलियो की बात करें, पोलियो जो है किस वायरस से फैलता है? तो एंट्रो वायरस से फैलता है। किसको प्रभावित करता है? तो लसिका को प्रभावित करता है। इसकी टीका का खोज कौन किया था? जॉन साल्क ने किया था। और ये भारत पोलियो मुक्त कब होता है? तो याद रखेंगे 2014 में। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। कौन सा रोग है? इन्फ्लुएंजा। ये भी वायरस से यानी विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। इसे इन्फ्लुएंजा याद रखेंगे। अब इसकी बात करें हम लोग दोस्तों, इसको हम लोग फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लू भी कहते हैं। अब ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों फ्लू। एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू। एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब जिसको इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू होता है, तो उसमें क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो श्वसन जो तंत्र होता है प्यारे साथियों, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इन्फ्लुएंजा रोग में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चेचक है दोस्तों, चेचक। ये चे से हो जाएगा चेचक। चे से क्या हो जाएगा? चेचक। चेचक की बात करें तो चेचक बेरियोला जो वायरस होता है दोस्तों, बेरियोला वायरस से चेचक फैलता है। चेचक के टीके का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा दोस्तों। चेचक के टीके का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। ठीक है,
इसने चेचक के टीके का खोज किया था। छो से याद रखेंगे छोटी माता, छो से क्या हो जाएगा, छोटी माता, छो से छोटी माता। तो छोटी माता जो है इससे क्या चीज़ प्रभावित होती है दोस्तों, त्वचा प्रभावित होती है। ग से गलसुआ, क्या है दोस्तों, ग से गलसुआ। गलसुआ में क्या प्रभावित होता है, तो लार जो ग्रंथि होती है वह प्रभावित होती है गलसुआ में। ख से याद रखिएगा खसरा, खसरा जो होता है दोस्तों, खसरा में पूरा त्वचा ही प्रभावित हो जाती है। और ट्रे से ट्रेकोमा होता है, ट्रेकोमा किससे संबंधित होता है, तो बहुत बार पूछा गया है ट्रेकोमा का संबंध किससे है, तो ट्रेकोमा आँख से संबंधित होता है। किससे, आँख से। ट्रेकोमा का संबंध किससे है दोस्तों, तो आँख से संबंधित है। अब हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस ही से याद रखेंगे, हिपेटाइटिस, ये 3 हिपेटाइटिस होते हैं, ए बी सी, ये 3 हिपेटाइटिस होते हैं दोस्तों। इन सबको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों है, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये आपके सामने है, आप लोग इसका उत्तर बताइए। देखिए इसमें कहा गया है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। देखिए जो अल्फा कण प्रकीर्णन किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, वो किसका खोज कर रहा था, किस चीज़ का खोज कर रहा था दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, बताइए किस चीज़ का खोज कर रहा था वो। तो याद रखेंगे दोस्तों किसका खोज किया, रदरफोर्ड ने जब अल्फा प्रकीर्णन करवाया था तो हुआ क्या था, ऐसे हुआ था। देखिए यहाँ पर एक क्या लिया था, सोने का चादर लिया था, पतली सोने की चादर लिया, ठीक है, क्या लिया था दोस्तों, सोने की पतली चादर लिया, और इस पे क्या किया, अल्फा किरण जो है प्रकीर्णन करवाया। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए इसमें क्या हुआ, जब पहली बार इसने प्रकीर्णन करवाया तो इसमें जैसे ही यह अंदर गया तो अंदर से सीधे इधर मुड़ गया, ठीक है, इधर मुड़ गया। फिर क्या किया, दूसरा बार क्या किया इसने थोड़ा सा और बीच में जब प्रकीर्णन करवाया तो देखा ऐसे आया, और जैसे आया वैसे वापस लौट गया, जैसे आया वैसे वापस लौट गया, ठीक है, जैसे आया किरण अल्फा किरण वैसे वापस लौट गया। और तीसरा बार जब इसने प्रकीर्णन करवाया तो क्या हुआ कि एक बार फिर यह बाहर ऐसे चला जा रहा था। तो इसने देखा कहा भैया कुछ इसमें खाली जगह है, इसलिए यह पहली बार जब हमने प्रकीर्णन करवाया तो ऐसे घूम के इधर चला गया, ठीक है। फिर जब प्रकीर्णन करवाया दूसरा बार तो इसने देखा जैसे प्रकाश अंदर गया वैसे तुरंत बाहर भी चला गया। इसने कहा कुछ भाग तो खाली है लेकिन कुछ भाग इसका ठोस है, ठीक है, क्या है, ठोस है। लेकिन ठोस है तो कौन सा हुआ है, आवेश उसके अंदर होगा, क्योंकि देखिए जो अल्फा किरण होता है वह धन आवेश होता है। कैसा होता है, धन आवेश होता है। अल्फा किरण कैसा है, ये धन आवेश है। आज जब एक समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ही पहला कंडीशन में प्रकाश अंदर आता है तो बाहर चला जाता है। तो इसने कहा कि कुछ हिस्सा खाली है और ये बाहर गया है, तो इसका मतलब हुआ कि यह उसको रिफ्लेक्ट किया है, परावर्तित कर रहा है। अब बीच में जो ही डाला जैसे आया वैसे बाहर चला गया, तो इससे यह पता चल गया कि अंदर का हिस्सा क्या है, ठोस है। पहला कंडीशन क्या कहा, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा कंडीशन से हुआ कि जो परमाणु है ना दोस्तों, ये जो नाभिक है, माफ कीजिएगा, जो नाभिक है उसका जो नाभिक वह पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अल्फा किरण क्या था, पॉजिटिव। और जैसे पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा वैसे क्या हो गया, वापस हो गया। तो इसने समझ लिया कि नाभिक ठोस है और कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरा बात इसने कहा कि नाभिक ठोस है, बात क्लियर है। तो इसमें प्रश्न ये है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो अल्फा कण जब इसमें डाला गया तो कौन सा इसमें खोजा गया, क्या चीज़ खोजा गया, क्या परमाणु नाभिक खोजा गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोजा गया, तो नहीं दोस्तों, इसमें खोजा क्या गया था, परमाणु का नाभिक। इन नाभिक के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नाभिक को किसने बताया था, तो मेरे दोस्तों रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया था। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ बातें और याद रखेंगे। जैसे ये तो दोस्तों नाभिक की खोज हो गई, ये नाभिक की खोज हो गई है दोस्तों। नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब नाभिक में क्या क्या होते हैं
तो नाभिक में देखिए एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं? नाभिक में होते हैं, और इन्हीं को कहते हैं दोनों को न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। बात क्लियर है? इन दोनों को क्या कहते हैं? तो इन दोनों को न्यूक्लियन कहा जाता है। ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब बताइए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तीनों बातें आप लोग कमेंट में लिखिए जल्दी से। अगर आप वास्तव में मन से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट में देते रहेंगे। देखिए, मैं नहीं कहता कि आप लोग बराबर कमेंट ही करते हैं, नहीं, कमेंट ज़्यादा नहीं करना है। बस जो बातें आपसे पूछी जा रही है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए, ये प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वही पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत। क्या होती है दोस्तों? यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। ठीक है प्यारे साथियों, यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेरे दोस्तों, अभी अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों को अम्ल के बारे में बताया, और यहाँ पर यह है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बताइए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है प्यारे साथियों? बताइए दोस्तों, चींटी के डंक में क्या होता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक। हमने वहाँ पर आपको बताया था फार्मिक अम्ल, तो याद रखिएगा इस मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, वहीं पर आप लोग नोट कर लेंगे, फार्मिक अम्ल जहाँ लिखे वहीं लिख लेंगे मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो मेथेनोइक और फार्मिक अम्ल दोनों एक ही होता है, और यह अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, इन सभी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। ठीक है, अब आप लोग बताइए टार्टरिक अम्ल किस में होता है? टार्टरिक अम्ल किस में होता है? दुग्धाम्ल किस में होता है? एसिटिक अम्ल किस में होता है? आप लोगों ने पढ़ा भी है तो आप लोग कमेंट करके बताइए तीनों का। चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो जो श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों, उसमें पूछा गया है रंग कितने होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। विबग्योर क्या होता है? VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, ये प्रकाश के 7 रंग होते हैं प्यारे साथियों, कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, चलिए आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। कोशिका की खोज किसने किया था? आइए दोस्तों कोशिका के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोशिका की खोज के बारे में बोला गया है, आप लोगों से पूछा गया है, तो कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? आपका प्रश्न ये है, चलिए जवाब दीजिए। कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों? सभी लोग बताएंगे कोशिका का खोज किसने किया था। तो सबसे पहले हम कोशिका की अगर बात करते हैं तो कोशिका क्या होता है? कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम जो होता है वो होता है साइटो, और साइटो से ही क्या बना है? साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन खोज के बारे में अगर बात किया जाए, खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? हुक।
केवल हुक भर याद रखेंगे तब पर भी काम चल जाएगा। देखिए कोशिका बहुत छोटी होती है और कोशिका को खोद के निकालने के लिए हुक की आवश्यकता होती है, तो ऐसे याद रखेंगे रिलेट करके कि खोज कौन किया था, हुक किया था, ठीक है। लेकिन कोशिका जो खोजा था रॉबर्ट हुक ने, वो कोशिका कैसी थी, अब भैया ये बताइए, हुक से जब खोदेंगे और कोशिका छोड़ के तो मर जाएगी, तो मृत कोशिका का था खोज, ठीक है, या मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन दोस्तों जीवित कोशिका की खोज कौन किया था, जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन किया था, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। लेकिन अंतिम रूप से कोशिका सिद्धांत कौन दिया था दोस्तों, अंतिम रूप से कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, रुडोल्फ विर्चो। कौन था भाई, रुडोल्फ विर्चो। अंतिम रूप से कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम रुडोल्फ विर्चो। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग की अंडे का, और छोटा किसका होता है, माइकोप्लाज्मा का। लेकिन वहीं मानव में अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर मानव में बात किया जाए तो मानव में सबसे बड़ी किसकी होती है कोशिका, तो सबसे बड़ी अंडाणु, यानी महिला में अंडाणु होता है उसकी सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी किसकी होती है, तो शुक्राणु जो पुरुष में होता है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे लंबी न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका होती है। विभाजन की बात करें दोस्तों, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, कोशिका विभाजन यकृत में। लेकिन कहाँ नहीं होता है, तो न्यूरॉन यानी ये जो तंत्रिका तंत्र होता है ना दोस्तों, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए, कोशिका की खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था प्यारे साथियों, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब बातें दोस्तों हैं, आप लोगों को अपने कॉपी में नोट करते चले जाना है, ठीक है प्यारे साथी। आइए दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, इसका जवाब दे दीजिए क्या होगा। देखिए, डैश ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती हैं। भाई आंख में ग्रंथि होती है जिससे आंसू निकलता है, तो नाम से स्पष्ट है अश्रु ग्रंथि होती है, उसका नाम क्या है, अश्रु ग्रंथि, ठीक है। अश्रु ग्रंथि जो होती है उससे आंसू निकलता है, बात क्लियर। अधिवृक्क, अधिवृक्क यहाँ पर है, अधिवृक्क में क्या होता है, इससे लड़ उड़ हार्मोन निकलता है, ठीक है। लड़ो उड़ो हार्मोन कहाँ से निकलता है, अधिवृक्क। जो वृक्क होता है किडनी, उसके ऊपर होता है दोस्तों, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो दिमाग में, मस्तिष्क में होती है, यहाँ पर मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। यहाँ से पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, एसटीएच हार्मोन निकलता है, जो जिसे ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि एक यहाँ पर होती है, गले में होती है, श्वास से संबंधित यह होता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए। रासायनिक परिवर्तन, दो परिवर्तन मैं बता रहा हूं आपको, याद रखना है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और भौतिक, देखिए जो ना मिले, जो न मिले, जो न मिले, जो मिल जाए, जो मिल जाए, जो नहीं मिलेगा रासायनिक, जो मिल गया भौतिक। देखिए मिल गया तो भौतिक, नहीं मिला तो रासायनिक। अब कहेंगे हम समझे नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे आपने पानी लिया, पानी को जमा दिया, बर्फ़ बन गया, फिर पिघला देंगे पानी बन जाएगा। तो देखिए पानी से बर्फ़ बना, बर्फ़ से पानी मिला, तो फिर बर्फ़ से पानी मिला कि नहीं मिला, वापस जिस मूल अवस्था में पानी था, तो मूल अवस्था में उसको पानी के रूप में प्राप्त किया गया कि नहीं किया गया, तो सर प्राप्त किया गया, तो मिल गया। तो जल का बर्फ़ बनना भौतिक की रासायनिक परिवर्तन, आप कहेंगे सर भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पानी में बनना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो मिल गया तो भौतिक और नहीं मिला तो रासायनिक। जैसे आप क्या करिए, आप कोई चीज़ लीजिए, ठीक है, आप रोटी लीजिए, रोटी, आटा, आटा से आप रोटी बना दीजिए,
आटा से क्या बना दीजिए, रोटी बना दीजिए। अब रोटी से आटा बना सकते हैं नहीं, तो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखिए जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा में अगर जंग लग गया तो लोहा खराब हो जाएगा, मुरझा गया तो खराब हो जाएगा, तो लोहा उससे बन पाएगा, नहीं बनेगा। तो मिला, लोहा में जंग लगा तो फिर जंग से लोहा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो नहीं मिला तो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। फल का पकना, मान लीजिए फल है कच्चा, पका दिए पक गया, तो फिर वो कच्चा हो पाएगा, नहीं, तो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। तो लोहे में जंग लगना और फलों का पकना, ये दोनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 3 से होगा 1 और 2। बात क्लियर है दोस्तों। तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन समझे कि नहीं समझे आप। अब एक बात और यहाँ पर समझेंगे, मोमबत्ती का जलना, दो बातें यहाँ से पूछी जाती है। मोमबत्ती का जलना अलग है, मोमबत्ती का पिघलना अलग है। मोमबत्ती जब पिघलेगा तो जो मोम होता है पिघलेगा, फिर उससे हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या होगा, देखिए जब जलेगा तो उसमें एक डोरा होता है, डोरा, ये डोरवा पूरा जल जाएगा, तो जल जाएगा तो डोरवा फिर मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो डोरा अगर जल गया है तो डोरा मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिला तो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती से रिलेटेड 2 प्रश्न याद रखेंगे, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, करिए सभी लोग। देखिए मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल क्या होता है। मनुष्य की लाल कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है, ये प्रश्न है आप लोगों से। बताइए मनुष्य का जो रक्त है उसका जीवन काल क्या होता है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होता है जीवन काल। आप लोग आंसर बताइए भाई, जल्दी से बताइए क्या होता है जीवन काल। मनुष्य के रक्त की जो लाल कणिकाएं होती हैं आरबीसी, उसका जीवन काल कितना होता है, बोलिए भाई। देखिए आरबीसी का जीवन काल की बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोगों ने भी आंसर दिया होगा, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। आप सभी सैनिक एक बता दीजिए कि क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है, बोलिए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। आरबीसी किससे मापा जाता है, तो आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है, किससे ज्ञात किया जाता है, तो याद रखेंगे हीमोसाइटोमीटर से। किससे, हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न यह है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। ऑक्सीजन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो ऑक्सीजन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टल होता है, प्रिस्टली भी दिया है कोई दिक्कत नहीं, जोसेफ प्रिस्टल याद रखेंगे। ऑक्सीजन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जोसेफ प्रिस्टल। अब बताइए यहाँ 3 ऑप्शन बच गए दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन, E = mc² आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। और ग्राहम बेल किसका खोज किए थे, बताइए ग्राहम बेल किसका खोज किए थे, आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है त्वरण की इकाई क्या है, बताइए त्वरण की इकाई क्या होती है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण की इकाई क्या होती है, तो त्वरण की इकाई मेरे दोस्तों होती है क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा क्या होता है, देखिए ये त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको ms-2, ठीक है। मीटर किससे मापा जाता है, लंबाई से, तो ये हो जाएगा L, ठीक है। सेकेंड T से,
टाइम होता है, टाइम माने समय, LT-2 ये होता है इसका बीमा। त्वरण की बीमा क्या होती है? LT-2। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, इसको करिए। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है? अजैविक घटक क्या होता है? जो निर्जीव चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है, सॉरी, जो जैविक घटक बोला आपसे, यहाँ पर जैविक घटक के लिए बोला गया है, माफ़ कीजिएगा। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है। देखिए जैविक घटक क्या होता है? जो जीवित होती हैं, जिसमें जीव होता है, जिसमें जान होता है। जैसे देखिए घास, घास में जान होता है। जितने भी वातावरण में, पर्यावरण में आप लोग घास, माफ़ कीजिएगा, जीव से संबंधित चीज़ देखते हैं, वो सब जैविक घटक होते हैं। और जिसमें जान नहीं होता है, यानी निर्जीव जो होता है, वह अजैविक घटक होते हैं। तो देखिए अब ये आपका अजैविक घटक हो जाएगा। हवा में जान होता है? नहीं। वर्षा में जान होता है? नहीं। खनिज में जान होता है? नहीं। लेकिन घास में जान होता है दोस्तों। आपकी घास, आपके आसपास घास होगा, उसमें जीव है। घास क्या एक जीव है, ठीक है। तो ये आपका जैविक घटक हो जाएगा। बाकी हवा, वर्षा, खनिज ये क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक। देखिए एक बार फिर आप लोग याद रखेंगे, दो घटक होते हैं, जैविक और होता है अजैविक, ठीक है, जैविक और अजैविक। जैविक क्या होता है? जिसमें जान हो, जिसमें जान हो, ठीक है, जिसमें जान हो, जो निर्जीव हो, ठीक है। जीवित जो होगा जैविक घटक, निर्जीव जो होगा अजैविक घटक। सिंपल सी बात है दोस्तों, ज़्यादा आप लोगों को उलझन में नहीं पड़ना है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको करिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न ये है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? बताइए, पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था प्यारे साथियों? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। बताइए मेरे दोस्तों, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे, पेनिसिलिन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब पेनिसिलिन की बात आई है दोस्तों, तो यहाँ से एक बात और याद रखेंगे, पेनिसिलिन प्राप्त किससे होता है? तो पेनिसिलिन जो होता है वह कवक से प्राप्त होता है। किससे? कवक से, ठीक है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। और पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अब कवक की बात आई है दोस्तों, कुछ बातें अब कवक से भी यहाँ पर याद कर लेते हैं। कवक की बात किया जाए तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, ठीक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन तथा सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? काइटिन तथा सेलुलोज की। काइटिन तथा सेल्यूलोज, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन तथा सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कवक में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं? संवहनी ऊतक क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो कवक में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है, पहली बात। कवक में हरित लवक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें हरित लवक और क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से हर एक प्रश्न समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों से प्रश्न पूछा है, उसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। आप लोगों का क्या रिस्पांस है, कैसा लगा वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।